जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणी क्लासरूम। मैं मनीष सेप्टा। बच्चों, आज हम DT07 का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर का लेवल इजी ही था, मतलब बहुत टफ नहीं बोल सकते, मॉडरेट सा लेवल था। आइए अपने 1 बाय 1 शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स मैच के सवाल हैं। तो आपको कुछ केसेस दिखाए गए। आपको ये पहले सवाल की हम बात कर रहे थे। यहाँ बोला यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऐसे मिरर रखा हुआ है। एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है और एक मिरर आपके पास में यहाँ पे रखा हुआ है। अब आपसे पूछा गया कि अगर हम कुछ कुछ आपको दिखा रखा है कि 1 की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 की तरफ जाएंगे तो ये डायरेक्शन आपके पास में 1 है और ये डायरेक्शन आपके पास में 2 है, ये डायरेक्शन आपके पास में 4 है और ये डायरेक्शन 3 है। देखिए, अगर आप 3 की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे, पहली बात देखिए, अगर ऐसे रखा हो तो अपने आप पे पूरा एक ही मिरर मान सकते हैं आप, तो एक ही इमेज बनेगा। अगर ऐसे रखा हुआ है इसी लाइन में तो एक ही इमेज बनेगा। सबसे पहले पूरा 1 की तरफ जा रहा है, तो 1 की तरफ जा रहा है तो मेरे थोड़ा आगे चला जाएगा, तो इस वाले मेरे से अलग इमेज बनेगी, इस वाले मेरे से अलग इमेज बनेगी, बिकॉज इससे डिस्टेंस कुछ x है तो इससे कुछ कम है। समझ में आ रही बात? अगर दोनों से x होती तब सेम बनता, अगर ऐसे मेरे को एक्सटेंड कर दे। तो फर्स्ट केस की अगर आप बात करेंगे, क्या नंबर ऑफ इमेजेस चेंज होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ए का देखिए, ए में सबसे पहले कर रहे हैं कि हम 1 की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल नॉट चेंज, गलत बात, चेंज होगा। नंबर ऑफ इमेज विल चेंज, हाँ सही बात। तो ए का एक तो क्यू हो जाएगा आपके पास में। फिर आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ इमेज आर ऑलवेज 1, हमेशा तो 1 नहीं होगी, हमेशा तो 1 नहीं होगी। ऑलवेज 2, हमेशा 2 भी नहीं होगी, बिकॉज पहले जब यहाँ पे था उस वाले इंस्टेंट पे आपके पास में 1 था, आगे जाकर तो फिर 2 होगा, तो ऐसा ये बात दोनों बात बोलनी सही नहीं है। और टी तो फिर नहीं होगा, तो पहले का आपके पास में क्यू ऑप्शन मैच कर जा रहा है। फिर हम बी में चलते हैं। बी में आपको बोला कि 2 की डायरेक्शन में लेके चलिए, 2 की डायरेक्शन में लेके चलेंगे, तब भी सेम वही केसेस बनेंगे आपके पास में, क्योंकि दूर गया 2 इमेजेस बनेगी, इनिशियली 1 थी फिर 2 बनेगी, तो अगेन वही आपके पास में आएगा, दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस विल चेंज। तो सी का बी का भी क्यू हो जाएगा। सी का अगर आप देखें तो सी में किस तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। अगर 3 की तरफ जा रहा है तो अगर देखिए सेम लाइन में है ना आपके पास में, तो 3 की तरफ जाएगा तब भी डिस्टेंस सेम ही है इससे, तो मतलब नंबर ऑफ इमेजेस चेंज नहीं होगी, इमेज हमेशा 1 बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे, एक पी मैच कर जाएगा आपके पास में और नंबर ऑफ इमेजेस विल बी ऑलवेज 1, ये मैच कर जाएगा। फिर आप डी में जा रहे हैं, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, डी ऑप्शन बोल रहा है 4 की तरफ चलिए, कहाँ पे है 4, इसको आप लेके जाएंगे तो अगेन आपके पास में ये दूर जा रहा है, तो अगर ये दूर जा रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस बदलेगी और नंबर ऑफ इमेज कभी 1 नहीं, तो अब डी का भी क्या बोल देंगे, क्यू बोल देंगे। क्लियर? तो ये आपके पास में सही हो गया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। आपको बोला जा रहा है एन आइडियल गैस हुज एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा गिवन है आपको। गामा कितना है आपके पास, 7/5, ठीक है। और जो एक्सपेंड हो रहा है वो किस लो से, दैट इज पी v raised to power -1 is constant, p v raised to power -1 is constant, ऐसा गिवन है सवाल में। इनिशियल वॉल्यूम आपको गिवन है, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है 2 अगर चाहिए तो। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है v नॉट जो था इनिशियल, वो कितना है आपके पास में 1 यूनिट। एज रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीज 4 टाइम, तो v फाइनल कितना बन जा रहा है आपके पास में 4 यूनिट बन जा रहा है, ठीक है। आरक्यूएल सवाल में गिवन है, आरक्यूएल कितनी देनी है 25/3। अब आइए फिर देखते हैं सवाल में क्या पूछ रहा है। वर्डन कितना होगा, तो वर्डन के लिए हमने क्या लिखा, वर्डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब पी क्या है आपके पास में, पी को आप लिख दीजिए 2 बाई कांस्टेंट ना, पी क्या है 2 बाई, पी का एक्सप्रेशन गिवन था ना सवाल में, पी इज इक्वल टू वी है, पी इज इक्वल टू वी है, तो कितना बन जाएगा ये, दिस इज बिकम 2v dv, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो कितना बन गया ये v²/2, तो v²/2 तो वहां पे एक 2 था वो साफ हो गया, तो ये आ रहा है आपके पास में। तो वॉल्यूम का चेंज कहां से खाते हैं, 4 से लेके 1, तो कितना है आपके पास 15 यूनिट्स, जो वर्डन आएगा आपके पास में वो 15 यूनिट आ जाएगा, तो ए का आपके पास में एस मैच कर जाएगा। फिर आपको बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, एन सी वी की वैल्यू देखिए, गामा 7/5 है, डायटोमिक गैस है, तो सी वी कितना है आपके पास, दैट इज 5/2r, तो आपने लिखा 5/2r, सी वी इज बिकम 5/2r। डेल्टा टी हम क्या लिखें, चेंज इन टेम्परेचर ना, तो चेंज इन टेम्परेचर में ये लिख सकते हैं, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एनआर टी होता है, तो दिस इज बिकम P को लिख दी 2v लिखा जा सकता है, तो ये बन गया 2v², ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT था, P को लिखा 2v, तो ऐसा बन गया आपके पास में। तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर का चेंज देख रहे हैं तो ये बन जाएगा 2/nr मल्टीप्लाई v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ये आपके पास में डेल्टा टी आ जाएगा। इसमें आप पढ़ते 2/nr वॉल्यूम फाइनल का स्क्वायर वैसे इनिशियल का स्क्वायर, ये कितना बन गया 15। तो यहाँ पे nr इससे साफ हो गया, ये 2 यहाँ पे साफ हो गया, तो कितना है डेल्टा यू 75 यूनिट, दिस बिकम 75 यूनिट। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन ये हो गया। अब आपसे पूछा गया कि हीट सप्लाई, तो क्यू क्या होता है बच्चों, क्यू होता है डेल्टा यू प्लस वर्कडन, डेल्टा यू प्लस वर्कडन, डेल्टा यू की वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू पता है, दिस इज 75 प्लस 15, कितना आएगा आपके पास में 90 यूनिट्स।
तो 92 आएगा, तो इसके ऑप्शंस में वो नहीं है, तो वो चीज़ होना चाहिए, तो वो गलत दिया हुआ है, तो 92 आएगा आपके पास में। फिर आपसे बोला मोलार हीट कैपेसिटी, सी कितना था, सी होता है CV डिवाइड बाय आर बैक में 1 में से, ये एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं। तो सी को आपने लिखा, CV की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 5/2R, यहाँ पे बना R और 1 माइनस एम, एम की वैल्यू कितना है देखिए, ये होता है एम, एम कितना -1 आपके पास में, यहाँ +1 हो जाएगा। टोटल कितना है सी आपके पास में, दिस इज 3R, तो सी आपके पास में आएगा दैट इज 3R। क्लियर। आर की वैल्यू सवाल में गिवन है दैट इज 25/3, तो आंसर कितना है 25 यूनिट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 यूनिट। क्लियर। इसके ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आपको बोला गया एक थिन प्रिज्म है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सब चीज़ें आपको गिवन है, और एक लेंस को रखा गया है, बहुत ही क्लोज है दोनों। तो जो फाइनल इमेज बनती है उसकी पोजीशन क्या है, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपके पास में ऐसे एक प्रिज्म को रखा गया है, वेरी थिन प्रिज्म, और यहाँ पे ऐसे आपके पास में एक लेंस है। ठीक है। ये वाला जो एंगल है आपके पास में, ये वाला एंगल कितना है 4 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपके पास में 4/3। तो यहाँ पे ऐसे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसका जो डेविएशन आएगा वो इसी को, उसमें डेविएशन कितना है, दैट इज ए ब्रैकेट में म्यू -1, तो डेविएशन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 4/180 मल्टीप्लाई पाई, यही होगा ना एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू की वैल्यू इज 1/2, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, दिस इज π/90, दिस डेविएशन इज π/90। ठीक है। ये डेविएशन आपके पास में आ गया π/90। अगर ये डेविएशन π/90 है, इसका मतलब क्या, दो रे ऐसे यहाँ पे ऐसे आ रही थी, तो वो उसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड दिखाई देगा, ऐसे लगेगा यहाँ से कहीं से आ रही है ऐसे। ठीक है। तो ये डेविएशन आपको पता है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट के वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर वाई कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट के फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला रेफरेंस फॉर्मूला इट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v हमें निकालना है, और u की वैल्यू कितनी है सवाल में आपके पास में 30 है शायद ना, u की वैल्यू 30 है, दैट इज प्लस 1/30 हो गया, और f की वैल्यू सवाल में कितनी है 1/30। तो यार ये तो आपके पास में 1/v, एक मिनट ना, सवाल में क्या गिवन था, फोकल 15 है, ये वाली 15 होगी। तो अगर ये 15 है तो मतलब 2f पे है ना, इसी कोरस्पॉन्डिंग अगर ये 30 है, फोकल लेंथ कुछ आपके पास में 15 है, तो मतलब 2f पे है, तो इमेज भी इधर कहाँ पे बनेगी आपके पास में 2f पे बनेगी इमेज। तो इमेज अगर आपके पास में यहाँ पे 2f पे बनेंगे, तो यहाँ पे 30 पे इमेज बन जाएगी। आपसे बोला गया भाई एक्स कोऑर्डिनेट बताइए इमेज का, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ से शुरू हुआ 30, ये 30, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास में 60 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ गई 60। ठीक। अगर आप ये वाला वाई कोऑर्डिनेट देखें, तो भाई जितना ये वाला वाई बन रहा है उतना ही यहाँ पे ये वाला वाई बनेगा, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल कितना है आपके पास में, एंगल है π/90 इज इक्वल टू y/30। तो यहाँ पे अगर आप वाई की वैल्यू देखेंगे इज π/3, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में π/3। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है भाई साहब अल्फा डिवाइड बाय 5 बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 60, 5 बीटा की वैल्यू कितनी है 15, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में। क्लियर। फिर अगर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में कोलिजन का सवाल है। आपको बोला गया एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास a है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास a है, और इसका मास कितना है 2 kg, और इनइलास्टिक कोलिजन करता है यहाँ पे एक b मास के साथ में, उसका मास कितना है आपके पास में 3 kg, एक का 2 kg 3 kg। ठीक है। द कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन वो गिवन है आपको, मतलब बिफोर कोलिजन नहीं पता, आफ्टर कोलिजन पता है। इनइलास्टिक कोलिजन टोटल 5 kg का बन जाएगा, एक ब्लॉक मान लो, और किस स्पीड से जा रहा है ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी में कुछ गिवन नहीं है, तो मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास में v2 है। अब ये बोल रहा है कि जिसका टेम्परेचर रेज होता है वो 0.006 डिग्री सेल्सियस से हो जाता है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेम, और इतनी है आपके पास में। ठीक है। तो द इनिशियल स्पीड ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट ए बिफोर कोलिजन। देखिए अब इसमें करना क्या है कि भाई जो एनर्जी का लॉस आएगा आपके पास में, जो एनर्जी का लॉस आएगा वो एनर्जी का लॉस को हीट करने में चला जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम का जो इक्वेशन है 2v1 + 3v2 इज इक्वल टू 20, एक इक्वेशन तो ये बन गई। एक जो एनर्जी के लॉस की जो इक्वेशन है वो कितना, देखिए टोटल फाइनल एनर्जी कितनी, इनिशियल कितनी थी हाफ m की जगह 2 मल्टीप्लाई v1 स्क्वायर प्लस हाफ 3 मल्टीप्लाई v2 स्क्वायर माइनस हाफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, ये एनर्जी का डिफरेंस। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ms डेल्टा से। टोटल मास कितना है आपके पास में 3 और 2 5, तो अब ये 5। s की वैल्यू सवाल में गिवन है, ये कितना है 0.5, और डेल्टा t की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.00
6 डिग्री सेल्सियस, ऐसा एक्सप्रेशन है। फाइन, तो यहाँ से आप सोच कर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, पर ये अपने अपने कैलकुलेटिव सवाल है, आप एट द एंड करेंगे तो आपको जवाब मिल जाता है। तो उसका आंसर जो आता है 7 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ओवरऑल समझाता हूँ। समझाने का मतलब ये है कि भाई कुछ हवा, ठंडी हवा अंदर आती है, जब बाहर निकलती है तो दो काम हो जाता है, एक तो उसके साथ वेपर अटैच हो जाता है, और एक आपके पास में वो हवा आपके पास में गर्म हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो आप पूरा सवाल पढ़िए, सवाल मतलब ठीक है, कैलकुलेटिव है, मतलब सवाल वैसे दम नहीं है, पर इसकी लैंग्वेज अपने आप में टफ है। तो आप देखिए, एक तो आप एयर को गर्म कर रहे हैं, तो वो उतनी वो एनर्जी देनी पड़ेगी, मास ऑफ एयर, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, और मल्टीपल जो आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, प्लस जो एयर में पहले वेपर नहीं था, फिर आपने उसको वेपर दिया, तो वो कितना है आपके पास है, मास जो वाटर आपने उसमें दिया है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सब वैल्यूज आपको गिवन है सवाल में। मास ऑफ इसका जो एयर का 0.2, एस की वैल्यू 0.25, और ये चेंज इन टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस आपका, क्योंकि पहले फाइनल 37 डिग्री है, फिर 13 डिग्री है, तो आपका 24 आ जाएगा। और ये जो है 0.04 और मल्टीप्लाई लेटेंट, मतलब इतना आपके पास में वैल्यू आती है इसकी, जो मास ऑफ वाटर है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन 0.2, और यहाँ पे 600, ये सब किलो कैलोरी में है आपके पास में। तो सॉल्यूशन समझ जाएंगे, पर लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी टफ है, तो आंसर आता है 6 किलो कैलोरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, बोल रहा है कि आइडियल गैस है, उसको कंटेनर में डाला गया, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, एरिया ऑफ पिस्टन भी गिवन है, लेंथ ऑफ गैस कॉलम भी गिवन है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 100 न्यूटन पर मीटर, एरिया ऑफ पिस्टन गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ गैस कॉलम गिवन है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कंप्रेशन इन स्प्रिंग इनिशियली गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, जो इनिशियल डेटा एक्स था वो कितना है सवाल में, दिस इज 10 सेंटीमीटर। फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है, होल सिस्टम को हीट किया, तो टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है, 2.4 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर? तो डिस्टेंस कितना मूव करेगा, और इनिशियल प्रेशर वो सब वैल्यू गिवन है, तो आपको n/5 की वैल्यू इसे बतानी है। अब देखिए सवाल में हम करेंगे क्या, अगर आप इनिशियल प्रेशर देखें तो इनिशियल प्रेशर कितना आपके पास है, P0 + kx डिवाइड बाय a, यही होगा इनिशियल प्रेशर। भाई यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, एक तो P0 लग रहा है, और एक स्प्रिंग की वजह से कितना फोर्स है, दैट इज kx/a। ठीक है, ये आपके पास में इनिशियल प्रेशर है। फाइनल प्रेशर में आपको फाइनल x पता होना चाहिए, फाइनल x कितना है वो हमें नहीं पता है, तो वो थोड़ा देखते हैं हम। अब देखिए, आपको इनिशियल प्रेशर के बारे में ये पता है, P0 + k, जिसकी वैल्यू पुट कर इनिशियल तो निकाल लेते हैं ना पहले, तो कितना है P0 की वैल्यू कितनी 10⁵ प्लस k की वैल्यू कितनी 100, और x की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर ना, तो दिस इज बिकम 10/100। एरिया डिवाइड करूंगा तो एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाके 10⁴ बन जाएगा आपके पास में ना, तो ये 2 जीरो यहाँ पे कट गया, तो 2 × 10⁵ तो इनिशियल प्रेशर आ रहा है। ठीक, अब हम फाइनल प्रेशर देखते हैं, फाइनल प्रेशर कितना है। तो फाइनल प्रेशर को हम क्या लिखेंगे, फाइनल प्रेशर आएगा कुछ P0 + k। अब मान लो कुछ फाइनल एक्सटेंशन कुछ x0 बन गया, तो x0 कितना होगा, इनिशियली कितना 10 सेंटीमीटर, तो अभी 10 + x, 10 प्लस कुछ l बोल दो, x 10 + l, 10 + l डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई एरिया, ये आपके पास से फाइनल प्रेशर आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें इस l की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें भाई, अगर आप देखिए PV = nRT होता है, PV = nRT होता है, तो PV/T तो कांस्टेंट रहना चाहिए, PV/T तो आपने क्या लिखा, P इनिशियल V इनिशियल डिवाइड बाय T इनिशियल = P फाइनल V फाइनल डिवाइड बाय T फाइनल। तो P इनिशियल कितना है 2 × 10⁵, वॉल्यूम कितना है इनिशियली आपके पास में, एरिया मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और टेम्परेचर इनिशियल कितना आपके पास में T0, फाइनल टेम्परेचर कितना है 2.4 T0, और ये कितना है आपके पास में, प्रेशर कितना है आपके पास में, फाइनल प्रेशर अगर हम देखें तो ये बन जाएगा, दिस इज P0, फाइनल प्रेशर कितना आपके पास, ये वैल्यू लिखी, तो दैट 2 × P0 + k × 10 + l डिवाइड बाय 100 × a, और वॉल्यूम हमें निकालना है फाइनल कितना, देखो पहले 100 था आपके पास में, ठीक, उसके बाद में उसमें कुछ चेंज आया वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम का चेंज आप लिख रहे हो कितना, दैट इज 1 + xe, ऐसा कुछ बन जाएगा अगर आप वॉल्यूम में देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमने मीटर में लिखा है, इसको भी आप लिख लो, आप यहाँ पे सोल्व कर लो, सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लो, तो वैल्यू निकालते हैं x की वैल्यू थोड़ा आपके पास जो आती है, जो l की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास में l की वैल्यू आती है।
और एक्स की वैल्यू आपके पास में ये है तो आपको बाय 5 करा तो आंसर हो जाएगा 4। तो अगेन सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, पर आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस और मिरर के बीच में है, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, लेंस का फोकल लेंथ गिवन है। तो पहले जो रेज है वो मिरर की तरफ जा रही है, तो आपको फाइनल मैग्निफिकेशन बताना है। यहाँ पे ऐसे मिरर बना दो और यहाँ पे ऐसे कोई एक लेंस बना दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे बीच में रखा हुआ है, मिडवे पे रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितने आ गया 12.5 और ये भी कितना आ गया आपके पास में 12.5। और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का वो कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है आपके पास में 50 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया कि फाइनल मैग्निफिकेशन की सबसे पहले इसकी वजह से आप निकालिए, इसकी वजह से कितना आएगा मिरर की, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू, u की वैल्यू माइनस 1/12.5 माइनस 1/f की वैल्यू कितनी है आपके पास है माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल टू 1/12.5 माइनस 1/10 और ये 12.5 मल्टीप्लाई 10 आ गया यहाँ पे आपके पास। इसकी इमेज की पोर्शन निकाल रहे हैं ना, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है आपके पास माइनस 1/10, ठीक है, उसको डाल देंगे, ठीक है इतनी बात। तो यहाँ पे अगर आप देखें जैसे 10 और माइनस यहाँ पे 12.5 तो कितना है 2.5 डिवाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2.5 डिवाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाई 10, तो ये वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो वी की वैल्यू कितनी है -50। -50 मतलब यहाँ से इधर 50, यहाँ से अगर इधर 50 होगा तो ये कितना था टोटल 25, तो ये कितना है 25, ठीक है। तो I1 की वैल्यू तो ये आ गई। अब इस वाले के लिए लगाओ, दैट इज 1/v माइनस 1/u की वैल्यू प्लस आएगी उसमें भी उस तरफ है, और u की वैल्यू कितनी -1/50। तो 1/v की वैल्यू कितना आ गया 1/50 प्लस 1/25, तो 1/v की वैल्यू कितना है 50 एलसीएम आ गया आपके पास में। तो यहाँ पे -1 यहाँ पे 2, दैट इज v की वैल्यू इज प्लस 50 सेंटीमीटर, प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इसके पीछे आ रहा है 50 सेंटीमीटर, इसके पीछे आ रहा है 50 सेंटीमीटर, यहाँ से मतलब यहाँ से कुछ 50 सेंटीमीटर की दूरी पर फाइनल इमेज बन रही है। तो आपसे बोला गया मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, पहले वाले का लिखो दैट इज v/u दैट इज 50 और u की वैल्यू कितनी 12.5। दूसरे वाले का v/u लिखो तो v और u की वैल्यू कितनी है सवाल आ गया 25, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पे 2 आ गया आपके पास में, और यहाँ पे अगर हम देखें 100 डिवाइड बाय 12.5, 100 डिवाइड बाय 12.5। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमसे पूछी थी, उस पर ऐसे कर देते हैं, तो 5 और 8 आ रहा है सर आपके पास, ठीक है बच्चों। 8th और 9th क्वेश्चन हमने देख लिया, 8 तो आपने कर ही दिया, 9th भी उसी से लिंक्ड है डायरेक्टली आपके पास में, पोजीशन हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये भी आगे पैराग्राफ के सवाल है, इसमें 2 सवाल हैं आपके पास में। आपको डायग्राम दिया गया है कि 1 kg सब्सटेंस है, इनिशियली सॉलिड था 0 डिग्री पे, और उसको हमने हीट सप्लाई की, कॉन्स्टेंट है 2 किलो कैलोरी पर मिनट, कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन आपको गिवन है, टेम्परेचर का वेरिएशन भी आपको सब शो कर रखा है। देखिए क्या हो रहा है आपके पास में, कुछ ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ शार्प, फिर कुछ ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पे तो फेज ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपके पास फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था आपके पास सॉलिड था इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे क्या आपके पास में लिक्विड है, तो इसके ऊपर क्या होगा फिर ये गैस होगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा सबसे पहले कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमने क्या बोला कि भाई ये किसका ग्राफ है आपके पास, ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम, क्लियर। तो ये टाइम इंटरवल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 10 है आपके पास में लिखा हुआ, और ये वाला 25 है, तो ये टाइम इंटरवल कितना हो गया 15 का हो गया। तो 15 मिनट में आपने कितनी हीट सप्लाई कर दी वो अपने देखते हैं, दैट इज 15 मल्टीप्लाई 2 किलो कैलोरी ना, तो इतनी हीट आपने सप्लाई कर दी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, दैट इज m s डेल्टा थीटा, ठीक है। बात समझ आ रही है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास में डेल्टा थीटा। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये होगा 30 किलो कैलोरी। मास के सवाल में गिवन है क्या 1 kg मास है, तो 1 kg लिख दीजिए। स्पेसिफिक हीट में क्या निकालना क्या है हमें,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, इसको S लिख दो और चेंज इन टेम्परेचर देखिए कितना आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे 110 था और यहाँ पे कितना था आपके पास में 20, तो कितने का आ गया टेम्परेचर का चेंज आपका, दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर आप S की वैल्यू देख रहे हैं तो S की वैल्यू कितनी है, दिस इज पर ग्राम, हम देख रहे हैं 1 kg था तो पर ग्राम हो गया ये, दिस इज 30,000 डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई 90, तो इसने इसको उड़ा दिया यहाँ पे, इसने इसको उड़ा दिया, दैट इज 1/3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक, फिर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे ये पूछ रहा है, मतलब कुछ स्टेटमेंट इसे दे रखे हैं और आपसे पूछा कौन सा गलत है, तो बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री पे, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये 20 डिग्री थी, बस सही है। वेपोरेशन पॉइंट यहाँ पे 110 पे, ये वाली बात भी सही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए फ्यूजन में इतने से टाइम में फ्यूजन हो गया और वेपोरेशन में अगर आप देखें ज्यादा टाइम लगा है, उसमें आपके पास में 5 मिनट लगे हैं और वेपोरेशन में आपके पास में 10 मिनट लगे हैं, तो ऑब्वियसली वेपोरेशन की ज्यादा होगी आपके पास में, तो फिर हम बोलेंगे थर्ड ऑप्शन भी सही हुआ। फोर्थ है बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन द सॉलिड, नहीं यार ये वाली बात गलत है, बिकॉज यहाँ पे जो स्लोप है आपके पास में, ये स्लोप बता रहा है ना आपके पास में, यहाँ पे जो स्लोप है आपके पास है वो स्लोप क्या है, कम है, यहाँ पे जो स्लोप है क्या है, वो है ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे जो स्पेसिफिक हीट लिक्विड की है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो ये वाली बात आपके पास में, सॉरी सॉलिड की ज्यादा है आपके पास में एज कम्पेयर टू, आप स्लोप से चेक कर सकते हैं ये वाली बात, तो आप जिसमें फोर्थ ऑप्शन आपके पास में गलत है। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डायग्राम बना के दे रखा है और पीवी कर्व है आपके पास, दिस कर्व इज पीवी कर्व, पीवी कर्व बना दीजिए ऐसे करके, कुछ यहाँ पे ऐसे, फिर कुछ ऐसे और फिर कुछ ऐसे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट का नाम A है, इस वाले पॉइंट का नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम D है, तो यहाँ से D से A, यहाँ पे फिर ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे और फिर कुछ ऐसे। इस वाले पॉइंट का प्रेशर गिवन है आपको P0/32 और यहाँ पे जो प्रेशर आपके पास है वो कितना है P0, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना है आपके पास में V0, यहाँ पे कितना आपके पास में 2V0 और यहाँ पे कितना है 8V0 और यहाँ पे कितना है 16V0। तो ऐसे टीवी कर्व बनाने के लिए बोला, अभी टीवी कर्व बना के दिखाइए, तो टीवी कर्व अगर हम बनाएं ऐसा कुछ बनेगा T वर्सेस V, T वर्सेस V। तो पहली बात तो ये जो प्रोसेस है AD और BC ये दोनों आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक कर्व के कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए आपके पास में, जो प्रोपोर्शनल लाइन जानी चाहिए वो सब में जा रही है, उसमें तो दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप बात कर रहे हैं अगर हम इस वाले प्रोसेस की देखें तो ये आपके इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये वाला कैसा प्रोसेस है आपके पास में एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक का तो मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रहता ना एडियाबैटिक में, तो ये जो कंसेप्ट है आपके पास में जैसे आप बाकी सब में देख रहे हैं, तो सीबी प्रोसेस के अंदर एक में उसने देखिए जो आपके पास में ये दोनों प्रोसेस हैं, ये दोनों प्रोसेस है वो तो इस वाली लाइन पर रहना चाहिए, कोई प्रोपोर्शनलिटी लाइन के ऊपर, ठीक है। कौन कौन से एडी और बीसी, वो देखिए किस किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में है और तीसरे में है आपके पास में, चौथे में, तो पहला तो गलत हो गया। फिर अगर आप बाकी प्रोसेस की बात करें तो आपके पास में जो AB है वो एडियाबैटिक है, ना ही वो आइसोथर्मल है ना ही आइसोकोरिक, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनना चाहिए आपके पास में, पर इसमें बन रहा है आपके पास में, सेकंड वाले में स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वो आइसोकोरिक है तो वो नहीं हो सकता आपके पास में, उसमें आइसोथर्मल है वो नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो आप ऑप्शन एडमिट करके आसानी से आगे बढ़ सकते थे। फिर इसी सवाल का आगे इसने पूछा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन कितना है आपके पास में, इस वाले एक्सप्रेशन का सेम यही सवाल पे हमसे पूछा गया कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन कितना है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हम क्या बोल सकते हैं, देखिए हमें एक की दो पॉइंट को पकड़ लेते हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे, PA VA रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू PB VB रेज़ टू पावर गामा। तो PA की वैल्यू कितनी है P0 और वॉल्यूम VA कितना है आपके पास में 2V0 रेज़ टू पावर गामा, PB कितना है आपके पास यहाँ पे दैट इज PB दैट इज P0/32 और वॉल्यूम कितना है आपके पास में 16V0 रेज़ टू पावर गामा, इस V0 ने इसको मार दिया, क्लियर। यहां पे कितना आ गया आपके पास में 4 आ गया, इस P0 ने इसको मार दिया, तो आपके पास में क्या बन रहा है देखिए, दिस इज बिकम 32 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर गामा, 32 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर गामा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, दिस इज बिकम 2 रेज़ टू पावर 5 एंड दिस इज बिकम 2 रेज़ टू पावर 2, ऐसा, तो 2 गामा किसके बराबर आ गया 5, तो गामा की वैल्यू कितनी थी 5/2, तो आंसर आप बोलेंगे तो आंसर विल बी 5/2। सॉरी हमने कुछ गलत कर दिया आई थिंक, एक मिनट रुकिए, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे इसके अंदर करता 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे दिस इज 8, 2 को 8 बनेगा, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 3, तो दिस इज 3, तो ये 5/3, तो आगे से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 में बोल रहा है कि एक
पैरेलल बीम आ रही है ऑप्टिकल एक्सिस पे और एक कन्वर्जिंग फोकल लेंथ है यहाँ पे ऐसे, f1 इज इक्वल 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डाइवर्जिंग लेंस को रखा गया इससे कुछ दूरी पे, यहाँ पे से एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया आपने और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितना है -20 सेंटीमीटर। आफ्टर पासिंग थ्रू द डाइवर्जिंग लेंस द लाइट फोकस्ड एट पॉइंट ए बिहाइंड द लेंस, तो मतलब फाइनल जो इमेज बनती है वो यहाँ पे बनती है। I2 अगर आप देखें तो यहाँ पे बनती है कितने पे, 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पैरेलल बीम आपके पास में आ रही है। इफ द पोजीशन ऑफ इंटरचेंज तो क्या होगा, तो देखिए यार सबसे पहले तो हमें ये लेंथ निकालने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो पहले हम ये देखते हैं अगर इससे इमेज यहाँ पे बने तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। तो आपने इस वाले लेंस के लिए दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू गिवन है +5, u की वैल्यू हमें नहीं पता, उसको u का u मान लेता हूँ, f की वैल्यू -3 की दैट इज -1/20। दिस इज 1/5 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/u। तो 20 एलसीएम आ गया आपके पास में, दिस इज 5 इज इक्वल टू 1/u। तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4 सेंटीमीटर। मतलब इसकी इमेज जो बन रही होगी वो यहाँ पे, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इसकी जो इमेज होगी I1 वो यहाँ से कितने सेंटीमीटर पे होगी, 4 सेंटीमीटर पे। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर पे होगा तो भाई ये 20 है, तो ये फोकस करेगा 20 पे, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास में आएगी बीच वाली कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। क्लियर, डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर आ गई। अब डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर तो भाई तो इसको यहाँ पे रख दे, उसको वहाँ पे कर दे, फिर नई पोजीशंस निकाल ले, तो उससे सब जवाब मिल जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। मेन खेल तो यहीं तक था, आप इसको यहाँ पे रखिए, इसको यहाँ पे रखिए, आप जवाब पे मिल जाएगा। तो आपको 1 और 3 दो ऑप्शन यहाँ पे सही मिल जाते हैं। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये सवाल थोड़ा सा लैंग्वेजिकली थोड़ा सा दिक्कत है इस सवाल में। बोला गया एक टेट्राहाइड्रल प्रिज्म है और उसका जो रिफ्लेक्टिव एंगल है वो 60 डिग्री है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव एंगल कितना है आपके पास में, इसका ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये वाला कितना है आपके पास में, 60 डिग्री। और जो इसमें डेविएशन होता है वो 30 डिग्री होता है। तो भाई कौन कौन से केस हो सकते हैं आपके पास में, ये वाली बात उसने बता दी। तो डेविएशन हम लिख देते हैं, डेविएशन कितना है आपके पास में, 30 डिग्री। तो डेविएशन फॉर्मूला कितना आता है, दैट इज I प्लस E माइनस A, ये वाली वैल्यू 30 डिग्री है। तो I प्लस E कितना हो जाए आपके पास में, 45 डिग्री। बात समझ आएगी। हम इस A को उठा के वहां पे लेके चलेंगे तो दिस इज 90 डिग्री। I प्लस E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम इन केसेस को देखें, आपके पास में अगर ऐसा कर्व है तो हम ऐसा कर्व बनेगा डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ऐसे करके कुछ ऐसा कर्व बन सकता है। बट डेविएशन आपके पास पता है, डेविएशन की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है। तो भाई वो वैल्यू कहाँ भी हो सकती है, या तो यहाँ पे होगा 30 डिग्री और या फिर मैक्सिमम वाले में 30 डिग्री, वो दोनों में से एक केस बन रहा होगा। तो अगर आप मिनिमम वाले केस को देखें तो आप बोलेंगे I इज इक्वल टू E होना चाहिए फॉर मिनिमम डेविएशन। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। तो उस वाले केस में देखिए तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ से ये 45 डिग्री पे आप इसको ले आए और यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए आपके पास में। तो म्यू की वैल्यू देखिए कितना, दैट इज sin 45 इज इक्वल टू म्यू और sin 30। फिर तो ये वैल्यू कितनी, 1/√2 और यहाँ पे म्यू और यहाँ पे ये वैल्यू 1/2 आ गई। तो कितना आ रहा है आपके पास में, √2। तो म्यू कितना आ रहा है उस वाले केस में, √2। अगर ये वाली वैल्यू पे लाई कर रहा है। अगर इस वाले केस की अगर बात करें, मैक्सिमम डेविएशन की बात करें, तो उसमें I 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल को 90 डिग्री कर दीजिए और दूसरे वाला फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास में। तो उसमें क्या है, sin 90 इज इक्वल टू म्यू और यहाँ पे कितना बनेगा, sin √3/2। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करना चाहिए आपके पास में, √2 से लेके √3/2 या फिर समझ में आ गया, इसकी रेंज के बीच में आना चाहिए आपके पास में। मे बी इक्वल टू, इसमें क्या पूछा है आपसे, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं पूछ रहा है। तो इक्वल टू √2 हो सकता है, हाँ ये वाला केस हो सकता है। कैन नॉट बी ग्रेटर देन √2, ये वाली बात सही है भाई, √2 से बड़ा नहीं होना चाहिए ना, √3/2 से लेकर √2 के बीच में लाई करना चाहिए। कैन नॉट बी लेस देन, ये वाली बात गलत है। तो आपके दो ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। क्लियर। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आपको बोला गया एक क्यूब है और उसमें हर एक साइड की रेजिस्टेंस कुछ, आपका थर्मल रेजिस्टेंस फिक्स है और हीट करंट कुछ जा रहा है, टेम्परेचर सब गिवन, तो हमसे कुछ वैल्यूज पूछिए। सबसे पहले हमें क्यूब की रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, क्यूब की थर्मल रेजिस्टेंस आती कितनी है। तो हम कैसे करते हैं, देखिए आप सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच में थर्मल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से कुछ I करंट आता है, इसमें कितना जाएगा I/3, इसमें कितना जाएगा I/3 और इसमें कितना जाएगा I/3। फिर यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे I/6, यहाँ से भी कितना आएगा आपके पास में I/6, तो यहाँ पे कितना आएगा I/3, फिर इसमें अगेन कितना आएगा I/3 और इसमें फिर अगेन कितना आएगा I/3। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज माइनस I/3R, पोटेंशियल ड्रॉप माइनस I/6R और फिर आपके पास में आया माइनस I/3R इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट। तो ये I सब साफ हो गया आपके पास में। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, दिस इज R/6
प्लस आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। वैल्यू को अगर हम सोल्व करें 6 एलसीएम लिया आपने तो आर आ गया और यहाँ पे 2r और यहाँ पे 2r, दिस इज आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, दैट इज 5r/6, या क्या इसमें आर इक्विवेलेंट आ गया। अब सवाल में क्या ये क्यूब तो है ही है, तो इसके साथ एक और रोड लगी हुई है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना गया 5r/6, और एक और है ये आपके पास में आर आ गया, और यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है 2T0 और यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास है वो कितना T0। तो थर्मल करंट कितना है, टेम्परेचर डिफरेंट जो है टोटल रेजिस्टेंस, तो दोनों सीरीज में आपके पास 11r/6 11r/6 ऐसा ये करंट आ गया आपके पास में। और ये करंट I2 है, मतलब उसके अंदर तो डिवाइड हो रहा है ना आपके पास में। तो I1 की जो वैल्यू है सवाल में जो दिखा रखा है दैट इज I/3, और I2 की जो वैल्यू है आपके पास में वो I के बराबर है। अब पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो I1/I2 का रेशियो पूछ रहा है, I1/I2 का रेशियो, तो वो 1/3 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तो ये सही हो गया। टेम्परेचर एट बी पूछ रहा है, टेम्परेचर एट बी, तो यहाँ पे भाई करंट की वैल्यू हमें पता है, करंट की वैल्यू इतनी है, तो ड्रॉप कितना आएगा, यहाँ पे ड्रॉप जो आएगा टेम्परेचर ड्रॉप दैट इज 6T0/11, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, T फाइनल माइनस T इज इक्वल टू 6T/11, तो T फाइनल की वैल्यू कितनी है आपके पास 17T/11, ये आपके पास में आंसर आ गया। तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है और थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि भाई ऐसे करके एक ये गैप ऐसे बनाया हुआ है और यहाँ पे सेंटर इसको ज्वाइन कर रखा है। टेम्परेचर वैसे क्या होगा, देखिए हर एक ये रेडियस बढ़ेगी, ये वाली लेंथ भी बढ़ेगी, तो ये जो आर्क लेंथ जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा। तो आपके पास में आर थीटा क्या होता है, आर थीटा होता है आर्क लेंथ, तो जिस प्रोपोर्शन में आर बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा, तो थीटा क्या रहेगा आपके पास में, थीटा तो कांस्टेंट रहेगा। तो पहली बार थीटा कांस्टेंट रहेगा। आर आप कैसे इंक्रीज करेगा, हाँ लेंथ सारी इंक्रीज, लेंथ में कहीं कोई समस्या है, सारी लेंथ इंक्रीज करेगी आपके पास में। तो हम बोलेंगे थीटा डिक्रीज नहीं, थीटा तो सेम रहेगा, तो डी और आर इंक्रीज करें, थीटा कांस्टेंट। तो थर्ड और फोर्थ दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया ए सैंपल ऑफ गैस फॉलो द प्रोसेस ए बी इन द फिगर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ए बी। ये पी बी है आपके पास में, ये यहाँ पे डायग्राम है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या आपके पास है बी। तो यहाँ पे आपके पास में 2P0 है और यहाँ पे वॉल्यूम कितना आपके पास में V0। यहाँ पे अगर प्रेशर देखें दैट इज ये P0 है आपके पास में और वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 2P0। तो डेल्टा यू की वैल्यू पूछे, डेल्टा यू होता कितना है, डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है आपके पास में, यहाँ पे था 2P2V2, यहाँ पे 2P2V2/n है, तो डेल्टा टी 0 है, डेल्टा टी 0, तो डेल्टा यू भी कितना हो गया आपके पास में 0 हो गया। वर्क डन अगर आप देखें तो भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एरिया अंडर द कर्व ये वाला है वर्क डन, तो वर्क डन क्या है आपके पास में पॉजिटिव। तो पहला सही है, इससे क्या पूछा है, गलत पूछा है, तो पहला सही है इस वजह से मार्क नहीं कर सकते, दूसरा भी सही है। थर्ड में बोल रहा है Q इज इक्वल टू W, देखिए Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W होता है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 है तो Q फिर W के बराबर आ जाएगा। डेल्टा यू लेस देन 0 तो ये वाली बात गलत है, डेल्टा यू तो 0 है आपके पास। तो फोर्थ ऑप्शन आप बोलेंगे सर जी ये सही होना चाहिए क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो आपको बोला गया कि h हाइट पे एक सोर्स को रखा गया, रेस कुछ बाहर आ रही है और a रेडियस से बाहर आ रही है। ओके, फ्रैक्शन ऑफ गिवन है कितना बाहर आ रहा है, 2h पे रखने तो फ्रैक्शन b है, तो b की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी। देखिए अगर आप यहाँ पे ऐसे रखते हैं h हाइट पे तो वही रेस बाहर आएगी जो यहाँ पे थीटा c का एंगल से कम कुछ बना रही होगी, ऐसा ही कुछ होगा। तो इसका सॉलिड एंगल कितना आ गया देखिए, तो टोटल मान लो P0 पावर थी तो P0/4 मल्टीप्लाई इसका सॉलिड एंगल कितना है 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। तो ये वाली आपके पास में इतनी रेस बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये पहली तो फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन इतनी बाहर आ रही है, टोटल कितनी थी P0, ये a की वैल्यू होगी, ठीक। b की वैल्यू अगर आप देखें तो कुछ ऐसे आएगा ना, P0/4 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये भी डिवाइड बाय P0। थीटा 1 थीटा की वैल्यू देखते हैं, तो ये वाली लेंथ कितनी है आपके पास में, ये वाली हाइट कितनी है h, ठीक है। और साइन थीटा सी की वैल्यू पता है आपको, μr/μd होता है, साइन थीटा सी क्या होता है μr/μd। तो यार वो दोनों में सेम आएगा आपके पास में, नहीं आएगा क्या, साइन थीटा दोनों में सेम है तो कोस थीटा भी दोनों में सेम आएगा, जो रेशियो आएगा वो रेशियो भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो a और b बराबर होने चाहिए। बिकॉज जो कहानी है वो थीटा पे डिपेंड है, ये साइन थीटा से क्रिटिकल एंगल है, वो होता है μr/μd, तो वो दोनों में सेम आएगा आपके पास। तो आप बोलेंगे सर जी a जो होगा वो b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो आपको बोला गया यहाँ पे ऐसे कॉनकेव मिरर है,
इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इस तरफ जा रहा है किस वेलोसिटी से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ आ रहा है किससे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो अगर आप इसे बैठ के देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी आपको 10 दिखाई देगी, इसके वेलोसिटी से बैठ के देखिए। अब आप इसे बैठ के, अब आप इसकी पोजीशन पता है कि इनिशियली आपको यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और माइनस 1/15। तो 1/v की वैल्यू कितनी है 1/20 माइनस 1/15, तो यहाँ पे 60 आ गया 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में -6 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितनी आ गई -60 सेंटीमीटर। तो mt कितना है v/u, तो कितना है 60/20 दैट इज 3। mt आ गया तो ml कितना आएगा -mt² तो 9 आ जाएगा आपके पास में। तो 9 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या, अगर ये आपको 10 से दिखाई दे रहा है माइनस आएगा 9, तो इसका मतलब इमेज किस तरह दिखाई, उल्टी तरफ जाती हुई दिखाई देगी आपको, और किससे जाती हुई 90 से जाती हुई दिखाई देगी। ये इसके फ्रेम में है। अगर आप इससे नीचे उतरेंगे तो इसकी वेलोसिटी भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो आंसर क्या देगा 95 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगा, 95 सेंटीमीटर जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आए सबसे पहले आप मिरर पे बैठ जाइए, मिरर को रेस्ट में लेके आइए। क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। रोड ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, पैरेलल में ज्वाइन किया गया। तो आपके पास में इक्विवेलेंट की बात चल रही है, तो आपके पास में दो रोड है ऐसे, एक रोड ये रही और एक रोड ऐसे ये रही, ठीक है। तो इसकी लेंथ आप क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ कुछ L मान लो, L, और डायमीटर भी सेम है, क्या L/K होता है, L/K थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, एक की 2 और एक की 3, तो इसकी L/3A हो गया आपके पास में ना। अब बोला गया कि रोड ऑफ ज्योमेट्रिकल इक्वल टू आइदर ऑफ द रोड, मतलब और तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। अब भाई इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी आपके पास में, L/K दिस इज R1 दिस इज R2, दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R1 R2 दिस इज L/3A मल्टीप्लाई L/2A डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई L/A। तो इसने L/A ने इसको उड़ा दिया, तो ये एक्सप्रेशन कितना बचा L/6 से, और यहाँ पे जो बनेगा वो 6 और दिस इज 5, इसने इसको उड़ा दिया, दिस इज L/5 है, R इक्वल बनेगा L/5 है। ठीक, तो भाई अब हमें ये चाहिए कि ये R इक्विवेलेंट है, तो एक नया रोड हो उसकी लेंथ सेम हो, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना हुआ आपके पास में, तो K की वैल्यू कितनी अच्छी 5 आनी चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इस साथ पेपर खत्म होता है। पेपर इजी था, जहाँ टफ नहीं था, अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर थे तो आप कर सकते थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।